हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पादप जगत के इम्पोर्टेंट लक्षण, कैरेक्टर्स और उसका आउटलाइन, क्लासिफिकेशन की आउटलाइन पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्लांट किंगडम, जिसे हम मेटाफाइटा कहते हैं। तो मेटा मतलब यहाँ पर बेसिकली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए, मल्टी स्ट्रक्चर के लिए बना है। मल्टी सेलुलर यानी कि बहु कोशिकीय, और फाइटा मतलब पादप यानी कि प्लांट। यानी कि मेटाफाइटा यानी कि पादप जगत में सामान्यतः बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है, जो यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात उनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अर्थात पादप जगत में बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ज़्यादातर स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ परजीवी भी हो सकते हैं और कुछ अन्य फॉर्म से भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये एक्वेटिक यानी कि जलीय अथवा टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय हो सकते हैं, अर्थात ये जल में भी पाए जा सकते हैं और थल पर भी पाए जा सकते हैं। जैसे मैक्सिमम एल्गी जो होती है वो पानी में पाई जाती हैं। जो ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा होते हैं वो थल पर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे थल पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस होते हैं यानी कि छायादार और नम स्थान होते हैं, नम और छायादार स्थान, इसलिए इन दोनों को स्कायोफाइट्स बोलते हैं। छायाप्रिय बोलते हैं हिंदी में। तो जो नम और छायादार स्थानों पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कायोफाइट्स। तो ये ज़्यादातर पानी में होते हैं। ये अब लैंड पर आ गए, लेकिन ऐसे लैंड पर जहाँ पर पानी हो, और जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वो लैंड वाले होते जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ एल्गियो की बात अगर कर दें तो उन जैसे क्लोरेला है, सिंगल सेल्ड होता है, क्लेमाइडोमोनास है, सिंगल सेल्ड होता है। अन्यथा अधिकांश जीव इनमें बहुकोशिकीय होते हैं। इनका जो साइज होता है वो माइक्रोस्कोपिक क्लोरेला होता है, जो 1.5 से 15 म्यूएम तक हो सकता है। और जो सबसे बड़ा जो यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा जो प्लांट होता है वो होता है यूकेलिप्टस रेगनेंस होता है, जो 114 मीटर ऊंचा हो सकता है। सबसे बड़ा जो पादप है यानी कि जो लार्जेस्ट प्लांट है वो सिकोया होता है, जो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। उसकी लंबाई यूकेलिप्टस से थोड़ी कम होती है, लेकिन चौड़ाई में बहुत ज़्यादा होता है। यूकेलिप्टस की लंबाई ज़्यादा होती है रेगनेंस की, लेकिन उसकी चौड़ाई कम होती है। सबसे छोटा जो प्लांट है वो वुल्फिया होता है, और सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट भी वुल्फिया होता है। सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है वो रेफ्लिशिया का होता है। सबसे बड़ी जो लीव्स होती है वो विक्टोरिया की होती हैं। अब जो सेल्स होती है इनकी वो यूकैरियोटिक होती है, इसीलिए इनमें एक सुविकसित केंद्रक यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनके चारों तरफ सामान्यतः सेल वॉल पाई जाती है। पादप जगत का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का लक्षण है कि उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जो बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा जो
लोअर मेंबर्स होते हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेलुलर लेवल या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू और ऑर्गन लेवल का होता है, टिश्यूज बन जाते हैं। और प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उनमें ग्रोथ इंडेफिनेट होती है, अर्थात जीवन पर्यंत बनी रहती है, लाइफ थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। लोकोमोशन सभी प्लांट्स में सामान्यतः एब्सेंट होता है। कुछ लोअर फॉर्म जैसे एल्गी है उनमें, कुछ एल्गी को अगर छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्शन के तौर पर प्लांट्स में, अन्यथा कहीं पर भी लोकोमोशन चलन नहीं होता है, चलन अंग उसमें नहीं होते, वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, यानी कि जो इरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टिमुलाई को ग्रहण करके उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, यानी कि जो बाह्य और आंतरिक वातावरण में परिवर्तन होते हैं हम उन्हें स्टिमुलाई बोलते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया बोलते हैं। तो इनके अंदर उद्दीपनों को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसके प्रति रिस्पॉन्ड यानी कि अनुक्रिया करना जंतुओं के कंपैरिजन में, जंतुओं की तुलना में धीमा होता है, क्योंकि इनमें नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसके अलावा जो सेल्स होती हैं उनमें अक्सर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसके अलावा जो इनमें जनन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड से होता है, अर्थात इनमें वर्धी जनन यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार के स्पोर्स से होता है जो एल्गी में और अन्य मेंबर्स में होता है। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें दिखाई देता है वो क्लेमाइडोमोनास जैसे एल्गी में दिखाई देता है। और जो एम्ब्रियो स्टेज होती है यानी कि भ्रूण अवस्था है, इन शैवालों को छोड़कर बाकी सभी पादपों में शैवालों में नहीं पाई जाती एम्ब्रियो, और इस शैवालों को छोड़कर एम्ब्रियो की अवस्था सभी पादपों में पाई जाती है। 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जो स्टार्ट होता है एल्गी से। आइसोगैमी यानी कि समयुग्मकी, एनाइसोगैमी असमयुग्मकी, और तीसरा ऊगैमी। जो समयुग्मकी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो फ्यूज होने वाले गैमीट्स हैं यानी कि जिन गैमीट्स का संलयन होना है वो समान प्रकार के होते हैं आकारिकी रूप से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली, और फिजियोलॉजिकली वो समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाता है, आइसोगैमी भी, एनाइसोगैमी भी और ऊगैमी भी। एनाइसोगैमी में यानी कि असमयुग्मकी में जो फ्यूज होने वाले गैमीट्स हैं यानी कि जिन गैमीट्स का संलयन होना है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आकारिकी रूप से असमान होते हैं, और फिजियोलॉजिकली वो समान और असमान दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऊगैमी में जो फ्यूज होने वाले गैमीट्स हैं यानी कि जिनका संलयन होना है गैमीट्स का, युग्मकों का, वो विशेष संरचनाओं में बनते हैं। नर युग्मक छोटा होता है, सक्रिय होता है और चल होता है, जबकि फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक इससे रिवर्स होता है, उल्टा होता है, मतलब वो बड़ा होता है, कम सक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, और वो अचल होता है, स्टेशनरी होता है, कॉमनली एग कहलाता है। जो अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें पादपों की, अगर जो हमने इतने अभी कैरेक्टर्स पढ़े हैं, तो प्लांट्स मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और जिनमें सेलवाल सामान्यतः उपस्थित होती है और जो ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट एक्सेप्शनली हो सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है पादपों की, वो बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें सेलवाल सामान्यतः उपस्थित होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। अब जो क्लासिफिकेशन है पादप जगत का, उस पादप जगत में सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो स्टेज किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं है। एम्ब्रियो स्टेज
लोअर ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है। तो शैवाल इनमें लोअर ऑर्गेनिज्म है और इनमें एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है। और शैवालों में एक खास बात और होती है कि इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, थैलस होती है। थैलस आब होती है। मतलब थैलस की बॉडी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पादप बॉडी को, पादप के शरीर को वास्तविक जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी प्लांट बॉडी थैलस कहलाती है। तो शैवालों में बेसिकली बॉडी थैलस होती है, अर्थात रूट, लीफ, स्टेम में विभाजित नहीं होती। एल्गी कॉमनली वाटर में पाए जाते हैं और इनमें सामान्यतः एक सेल वाले कोशिक जनन अंग, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेकिन कारा में मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं, जबकि इनमें एक कोशिकीय और नॉन जैकेटेड होते हैं, अर्थात जैकेट कवरिंग से घिरे हुए नहीं होते। इसमें हमें 3 पढ़ने हैं। लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी रोडोफाइसी में, भूरे शैवाल फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और हरे शैवाल क्लोरोफाइसी में यानी ग्रीन एल्गी। ये इनका क्रम है इवोल्यूशन का। तो रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद जो बैक्टीरिया में पढ़े हम, जो हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़े, मोनेरा में पढ़े, उसके बाद सबसे प्रिमिटिव टाइप के शैवाल होते हैं। तो जो क्रम है इवोल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन एल्गी से ये बने होंगे, ये से ये बने और ये से फिर ये बने और इनसे फिर अब आगे इवोल्यूशन हो रहा है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी से ये बने हैं, ये प्रोकैरियोट्स थे और ये यूकैरियोट्स हो गए यहाँ पर। इसके बाद अब एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो उपस्थित होती है उन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। और एम्ब्रियोफाइटा को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, असंवहनी पौधे और संवहनी पौधे, यानी कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? जाइलम फ्लोएम हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर प्लांट्स में वाटर और फूड को कंडक्ट करने वाले, ट्रांसफर करने वाले, ट्रांसलोकेट करने वाले, लेकर जाने वाले टिश्यूज होते हैं, इसलिए इनको संवहन ऊतक बोलते हैं। तो इनमें संवहन ऊतक यानी कि जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, जबकि इनमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा पहले ऐसे प्लांट्स हैं, 3 मेन कैरेक्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो स्थलीय हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं? स्थलीय, यानी कि टेरेस्ट्रियल। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? ये प्रथम यानी कि फर्स्ट भ्रूणीय पादप है, यानी कि फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट, जिनमें पहली बार एम्ब्रियो बना वो कौन है? ब्रायोफाइटा है, और स्थलीय पादप भी है। और ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं, और इसके आगे के सभी प्लांट्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, अर्थात स्पोरोफिटिक कहलाते हैं, और जो हैप्लॉइड होता है उनको गैमेटोफिटिक कहलाते हैं। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं कि ये यहाँ तक के जो ऑर्गेनिज्म है ये हैप्लॉइड है। अधिकांश जो एल्गी होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, ब्रायोफाइटा भी हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और प्लांट्स में हैप्लॉइड बॉडी के लिए सामान्यतः गैमेटोफिटिक वर्ड लगाते हैं, यानी कि युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। और जो डिप्लॉइड बॉडी होती है इससे आगे के सारे क्या होंगे? स्पोरोफिटिक, यानी कि डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। इसके बाद ब्रायोफाइटा में बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी होती है, जिनकी बॉडी थैलस होती है, रूट, लीव, स्टेम में बटी हुई नहीं होती, जैसे लिवरवॉर्ट, और
पर्लिल यानी कि फोलियोज जो मॉस होते हैं, इनकी बॉडी में लीव्स उपस्थित होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर विकसित हो जाती है, लेकिन रूट्स नहीं होती, लेकिन रूट जैसे राइजॉइड्स उपस्थित होते हैं इनमें। अब इसके बाद जो एम्ब्रियोफाइटा में सेकंड ग्रुप है जो ट्रैक्योफाइटा भी कहलाता है, संवहनी पौधे, वैस्कुलर प्लांट्स, इनमें मतलब संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। और संवहन ऊतक उपस्थित होने वाले जो पादप हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया, जिनमें बीज अनुपस्थित होते हैं और जिनमें बीज उपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोनों ही मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस पे पाए जाते हैं, अर्थात नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए इनको स्कायोफाइट्स बुलाते हैं। और जो हायो उसमें पाए जाते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में, उन्हें हेलियोफाइट्स बोलते हैं, सन लविंग बोलते हैं, इनको शेड लविंग बोलते हैं, यानी कि छाया प्रिय। और सन मतलब सूर्य से, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जो टाइडोफाइटा है, टाइडोफाइटा में जो मेन बात है, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि टाइडोफाइटा पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो लैंड पर रहने के लिए लगभग पूर्णतः अनुकूलित होते हैं, क्योंकि इनमें और ब्रायोफाइटा में जो दो मेन अंतर आते हैं वो क्या आते हैं कि इनमें रूट्स यानी कि जड़ विकसित हो जाती है, और दूसरा कि इनमें संवहन ऊतक। तो टाइडोफाइटा में एक तो रूट्स डेवलप हो जाती है जो ब्रायोफाइटा में नहीं थी, और एक संवहन ऊतक विकसित हो जाते हैं जो ब्रायोफाइटा में नहीं थी। इसीलिए ये इनसे ज़्यादा विकसित प्लांट है और ये लैंड पर रहने के लिए ज़्यादा अनुकूलित प्लांट है। टाइडोफाइटा मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ वाटर में भी पाए जाते हैं, और इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, फ्लावर्स उपस्थित नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते, फल भी नहीं होते और पुष्प भी नहीं होते। अब जिनमें बीज उपस्थित होते हैं उन्हें हम स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैम्स बोल देते हैं कभी कभी। तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? स्पर्मो वर्ड लगा है बीज के लिए, फाइटा मतलब प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें बीज उपस्थित होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। और ये दो भागों में डिवाइड किए गए, बीज नग्न यानी कि नेक्ड, नेकेड सीड्स, और ये कवर्ड सीड्स। जो नेक्ड सीड्स हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड्स बने हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म क्या है? प्रथम बीज युक्त पादप है, यानी कि पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बीज बना, जबकि टाइडोफाइटा पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स विकसित हुई और संवहन ऊतक विकसित हुआ। जिम्नोस्पर्म्स कॉमनली आर्बोरिसेंट होते हैं, अर्थात आर्बो वर्ड लगाते हैं ट्री के लिए, अर्थात ये मुख्यतः ट्रीज होते हैं। और जो ढके हुए सीड वाले प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में अब सीड्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स की खास बात क्या है कि इनमें पहली बार फ्लावर यानी कि पुष्प विकसित होता है और पहली बार फ्रूट यानी कि फल विकसित होता है। तो ये फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है, फर्स्ट फ्रूट प्लांट है, पहली बार इनमें फ्रूट्स डेवलप होते हैं, पहली बार इनमें फ्लावर विकसित होते हैं। और इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडन्स और एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलिडन। जिन आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सीड के अंदर दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, दो बीजपत्र पाए जाते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने के लिए बनते हैं। फर्स्ट लीव्स होती हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। जैसे मैंगो है, पीपल है, जामुन है, जो भी हम ज़्यादातर बड़े ट्रीज़ देख रहे हैं वो डाइकॉट होते हैं। लेकिन जिनमें सीड के अंदर एक कॉटिलिडन यानी कि एक बीज पत्र पाया जाता है, हम उन्हें मोनोकॉट बोलते हैं। जैसे वीट है, राइस है, मेज है, बार्ले है, शुगर केन है, ये सब मोनोकॉट। बनाना है, ये सब मोनोकॉट के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसको हमें इस तरह से पढ़ के इवोल्यूशनरी देखना है कि सबसे पहले हमें शैवाल पढ़ने हैं जिसमें भ्रूण नहीं होता, उसके बाद हमें भ्रूण वाले पढ़ने हैं जिसमें पहला ब्रायोफाइटा होगा, फिर टाइडोफाइटा होगा। टाइडोफाइटा संवहनी पादपों में पढ़ना है, असंवहनी पादपों में ब्रायोफाइटा पढ़ना है। संवहनी पादपों में जो बीज अनुपस्थित है उसमें टाइडोफाइटा को पढ़ना है। बीज जिसमें उपस्थित है स्पर्मेटोफाइटा, उसमें हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना है। जिसमें बीज नग्न होते हैं वो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। जिसमें बीज ढके हुए होते हैं वो आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म्स आवर्त बीजी दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री जिनके बीज में दो कॉटिलिडन, दो बीजपत्र होते हैं, और एक बीजपत्री जिनके बीज में एक बीजपत्र यानी कि एक कॉटिलिडन होता है। तो अब ब्रायोफाइटा से हमें देखना है कि सबसे पहले ब्रायोफाइटा में खास बात क्या है कि ये पहले स्थलीय पादप है। लेकिन ऐसे पादप ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ नम और छायादार स्थानों पानी होना चाहिए, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए, इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनके मेल गैमेट पानी की सहायता से फीमेल गैमेट तक पहुँचते हैं। इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, इनको सेकेंड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये इनके कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप होते हैं रूट्स और संवहन ऊतक के विकसित होने के कारण, और इसी कारण ये लैंड पर रहने के लिए ज़्यादा अनुकूलित होते हैं इसके लिए, और ये लगभग अनुकूलित हो चुके होते हैं लैंड पर रहने के लिए। टाइडोफाइटा पहले ऐसे पादप है जिनमें रूट्स विकसित हुई, जिनमें पहली बार संवहन ऊतक विकसित हुआ। जिम्नोस्पर्म पहले ऐसे पादप हैं जिनमें बीज उत्पन्न हुए, बीज बने, लेकिन बीज वो नग्न थे अर्थात कवर्ड नहीं थे, क्योंकि इनमें ओव्यूल्स जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं वो बॉडी के बाहर लगे होते हैं, वो ओवरी के अंदर बंद नहीं होते हैं। लेकिन जो आवर्त बीजी है एंजियोस्पर्म में, वो फर्स्ट पुष्पीय पादप है यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है, और प्रथम फ्रूट प्लांट है यानी कि प्रथम पहली बार उनमें फ्रूट्स यानी कि फल डेवलप हुआ। इसमें दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, और एक बीजपत्री जिसमें एक कॉटिलिडन होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।